अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सेठ भी मौसम वगैरह में खुशामदीद लेना। मरियम नवाज भी आ गई हैं मैदान में। मरियम नवाज की तरफ से एक बहुत बड़ा सियासी धमाका कर दिया है। अगर आपको इस सियासी धमाके की शिद्दत का अंदाज़ा लगाना है तो आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरियम नवाज की तरफ से किए जाने वाले सियासी धमाके ने खुद उनके चाचू यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मौइया मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के भी बल्ब उड़ा दिए हैं, बल्ब फ्यूज़ कर दिए हैं। तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। और इस धमाके के असरात ये हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है जनाब वो नवाज शरीफ साहब को फ़ोन कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि भैन तुसी कदों आना इस्लामाबाद में, तुहाडे नाल गल करनी है बड़ी ज़रूरी, क्योंकि मरियम नवाज ने मनु ऐस चक्कर च फसाता है जो भैन मेरे लिए निकलना बड़ा मुश्किल है। आएँ और आकर मुझे इस सूरत हाल से बेल आउट कराएं। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब मरियम नवाज साहिबा की तरफ से कौन सा सियासी धमाका किया गया है, इस सियासी धमाके की वजूहात क्या हैं और इस सियासी धमाके के असरात कितने शदीद हैं, जिसके नतीजे में जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के फ्यूज़ भी उड़ चुके हैं। और क्या नवाज शरीफ साहब इस सारी सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब को बेल आउट करने के लिए तैयार हो पाएंगे? इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पाकिस्तान में मौजूद इस वक्त बिजली के बहरान की और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की तरफ से फेडरल गवर्नमेंट को दिए जाने वाले चैलेंज और ख़ुद जनाब अली अमीन गंडापुर साहब जो इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लगे हुए हैं, उनकी तरफ से किए जाने वाले ऐलानात। और इस हवाले से कल मैंने जो एक वीलॉग किया था उसकी सदाकत के हवाले से भी एक और सबूत मंजर आम पर आ गया है। आपको इस बारे में तो इल्म है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब और उनकी जमात के अरकान इस वक्त मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन के ऊपर ना सिर्फ काबज़ हो चुके हैं, बल्कि उनका ये मानना है कि जनाब ये जो लोड शेडिंग है इसका जो दुरानिया है इसको ना सिर्फ कम किया जाए, बल्कि कल तो खुद अली अमीन गंडापुर साहब एक ग्रिड स्टेशन पर पहुंच गए और वहां पर जाकर उन्होंने लोड शेडिंग के दुरानिये को 12 घंटे तक महदूद किया। ना सिर्फ महदूद किया बल्कि उन्होंने कंटोनमेंट एरियाज के अंदर भी 12 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान किया और जो ग्रिड स्टेशन का अमला था उसको पाबंद किया कि जनाब कंटोनमेंट के हवाले से मेरे दिए गए अहकामात पर अमल दरामद होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इस बात की बुनियाद रख दी है कि लाकानूनियत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसको कानूनी हैसियत हासिल होगी, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने इस दौराए ग्रिड स्टेशन के बाद मीडिया के साथ गुफ्तगू भी की है और मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस बात का वाज़ेह ऐलान किया है कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस और IG खैबर पख्तूनख्वा को इस हवाले से वाज़ेह अहकामात दे दिए हैं कि वापडा की तरफ से या पेस्को की तरफ से अगर ग्रिड स्टेशंस पर कब्जे के खिलाफ दरख्वास्त दी जाए मुकदमे के इंदराज की, तो आपने ये मुकदमे का इंदराज नहीं करना। इसका मतलब ये है कि एक आइनी ओहदेदार अपने ज़ेरे इंतज़ाम इलाके के जो कानून पर मामूर या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको इस बात के अहकामात दे रहे हैं कि आपके लिए जो कानून है वो मेरी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज हैं, इसके अलावा आपने किसी तरह के कानून और ज़ाब्ते पर अमल दरामद नहीं करना। और ये बुनियादी तौर पर वफाक पाकिस्तान पर हमला भी है और वफाक पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की अलामत भी है, क्योंकि कल अगर इसी रविश पर अमल दरामद किया जाता है या खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की तरफ से उठाए जाने वाले इक़दामात को जारी सारी रखा जाता है और लाकानूनियत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर डेवलप हो जाती है, ग्रिड स्टेशंस या बिजली की इंस्टॉलेशंस पर हमला किया जाता है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस नफाक की बुनियाद रखी वो नफाक अब एक तनावर दरख्त बनने जा रहा है। लिहाजा इस सूरत हाल पर काबू पाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था और इस हवाले से मैंने कल एक वीडियो के अंदर आपको इस हवाले से आगाह किया था कि वजारत दाखिला को इस बारे में अर्जी मिल गई है कि जनाब ग्रिड स्टेशन जो कि खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में आते हैं वहाँ पर रेंजर्स तैनात किए जाएँ। और इस हवाले से जनाब जो है अवैस लगारी साहब जो कि वफाकी वज़ीर पानी और बिजली हैं, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक लेटर लिख दिया गया है वजारत दाखिला को, जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
और ख़ुद मिनिस्ट्री फॉर वाटर एंड पावर ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से इस लेटर और इस लेटर के कंटेंट्स को पब्लिक के साथ शेयर किया है। इस लेटर के अंदर जनाब अवैस लगारी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में जो एक नया ट्रेंड आ गया है ग्रिड स्टेशंस के ऊपर हमलों का और ग्रिड स्टेशंस का कंट्रोल संभाल कर बिजली के जो स्विच हैं उनको ऑन ऑफ करने का, इसके ऊपर ना सिर्फ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है बल्कि उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया है कि जनाब ऐसी सारी सूरत हाल वफाक के ऊपर हमले की अलामत है, क्योंकि ये जो ग्रिड स्टेशन हैं बेशक ये खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं लेकिन ये वफाक की मिल्कियत हैं और इनकी सिक्योरिटी को 100% यकीनी बनाना चाहिए। और उन्होंने वजारत दाखिला से इस बात की दरख्वास्त की है कि खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में वाक़ तमाम जो इंस्टॉलेशंस हैं जिसका ताल्लुक वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री से है उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू में इस बात का भी इजहार किया था कि वो तरबेला से पाकिस्तान को की जाने वाली जो पावर सप्लाई है इसको भी मुनक़ता कर देंगे, जो भी एक इंतहाई इक़दाम तसव्वुर किया जा सकता है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में इस मामले का नोटिस लिए जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए ये मामला बहुत ही ज़्यादा हसास है जिन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब की सहूलत कारी की थी उस वक्त जब अली अमीन गंडापुर साहब को हिरासत में लिए जाने के लिए पूरे पाकिस्तान की पुलिस हरकत में आ चुकी थी, लेकिन उनको महफूज मुकाम के ऊपर जो है वो नहायत हिफाजत के साथ रखा गया था कि जनाब ये हमारा एसेट है, हम किसी मौके पर इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो एसेट वो कहते हैं व्हेन यू प्ले डर्टी द रिजल्ट्स आर आल्सो डर्टी, यानी अगर आप जो बल्कि रिवॉर्ड्स आर डर्टी, यानी जब आप एक बुरा खेल खेलेंगे तो उसका इनाम भी घटिया ही होगा। लिहाजा ये वो खेल जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने खेला था इसके नतायज आज की इस्टेब्लिशमेंट को भुगतना पड़ रहे हैं। लिहाजा बेहतर यह है कि इस सारी सूरत हाल का तदारुक किया जाए और अली अमीन गंडापुर साहब को वजाहत के साथ इस बारे में आगाह किया जाए कि जनाब आपकी आइनी डोमेन्स क्या हैं और आपको ये शो ऑफ करने की बजाय ये ड्रामाबाजी करने की बजाय बेहतर है कि आप अपने काम से काम रखें। और इस वक्त अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पाकिस्तान के जो दूसरा बड़ा सूबा या पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है वहाँ पर जो हालात हैं या वहाँ पर होने वाली जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, तो ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। और इसका इशारा मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया था जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मरीम नवाज़ ने एक बड़ा सियासी धमाका कर दिया है। आपको याद है कि बजट के पेश होने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट के सेशन का बाइकआउट किया था और अलामती तौर पर उनके 2 अरकान ने सिर्फ बजट सेशन के अंदर हिस्सा लिया था, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की ज़ेर सरबराही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इस बात का फेडरल गवर्नमेंट से शिकवा किया गया था कि जनाब आपकी हुकूमत हमारी वजह से ही इस वक्त मौजूद है, लेकिन बजट जैसे अहम तरीन इशू पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना लूप में लिया गया और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी मशवरे को बजट तजावीज़ के अंदर शामिल किया गया। लिहाजा हम इस बात के पाबंद नहीं हैं कि हम इस बजट को मंजूर कराने में अपना रोल प्ले करें। हत्ता कि बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी पार्लिमानी पार्टी को इस हद तक भी इजाज़त दी कि जनाब अगर आप बजट के खिलाफ भी वोट देंगे तो मैं आपके खिलाफ रेफरेंस नहीं भेजूंगा आपको डी सीट करने के हवाले से। लिहाजा ये सूरत हाल ज़रा थोड़ी सी संगीन हो गई। आज मुलाकात होनी थी जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, लेकिन इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि उससे पहले मरीम नवाज़ की तरफ से धमाका कर दिया गया, क्योंकि सियासी ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बजट इजलास के बाइकआउट की बुनियादी वजह ये नहीं थी कि उनको बजट पर लूप में लिया गया या बजट में लूप में नहीं लिया गया, क्योंकि बजट के अंदर सबसे ज़्यादा तरक्याती फंड्स जो है वो सिंध के लिए मखसूस किए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो रकूमात हैं वो सिंध को ही हिस्से में आनी है। लिहाजा अगर पीपल्स पार्टी के सिंध के इंटरेस्ट को मॉनिटर ना किया जाता तब बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से किसी तरह का एतराज़ संजीदा सूरत हाल इख्तियार कर सकता था।
بلاول صاحب کا جو اس وقت یہ جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلیک میل کرنا فیڈرل گورنمنٹ کو، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ شراکت اقتدار کا فارمولہ جو طے کیا گیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے مطابق، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، کیونکہ اسی پاور شیئرنگ فارمولے کے تحت پنجاب کے وہ اضلاع جہاں سے پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں جیتی تھیں، وہ اضلاع کی تمام تر ذمہ داری یا وہاں کی ایڈمنسٹریشن پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی چلایا جانا تھا، حتیٰ کہ وہاں کے ایس ایچ او، ڈی پی او، آر پی او یا وہاں کے جو کمشنر اور ڈپٹی کمشنر ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ان کی تقرری بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے مشورے سے کی جانا تھی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز نے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اس بارے سے معذرت کر لی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پنجاب کو ترقی دینی ہے اور اگر پنجاب میں گڈ گورننس کو مینٹین کرنا ہے، پنجاب کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنا ہے، اور پنجاب کے رول ماڈل کے اوپر ہم نے اگلا الیکشن لڑنا ہے، اور پنجاب میں ترقیاتی کاموں کے عوض ہم کو مرکز میں حکومت حاصل کرنی ہے اگلے انتخابات میں، تو یہاں پر پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا۔ پنجاب کے اندر ایک ہی وقت میں دو ایڈمنسٹریشنز کام نہیں کر سکتی، ایک ایڈمنسٹریشن میرے انڈر کام کرے اور دوسری ایڈمنسٹریشن بلاول بھٹو زرداری کے انڈر کام کرے، یہ کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے۔ پنجاب کے ہر ضلع کے اندر اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، جو ہے آر پی او، ڈی پی او، اس کی تقرری کا اختیار وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس معاملے میں کسی طور پر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انہوں نے واضح طور پر جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو آگاہ کر دیا ہے کہ پنجاب کے اندر کسی طرح کی دو عملی نہیں ہوگی، پیپلز پارٹی کے ہر جائز اور قانونی کام کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور ان کو ہر طرح سے اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ جناب زمین پر قبضے کے لیے ہمیں ایس ایچ او کی ضرورت ہے، تو جناب اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہ ہی اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ وہ تمام اضلاع جہاں پر پیپلز پارٹی کی ڈومیننس ہے وہاں پر ہم مسلم لیگ نون کے ووٹر اور سپورٹر کو پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ اس طرح کے کسی بھی آپشن کو زیر غور نہیں لایا جا سکتا، اور یہی اس وقت شہباز شریف صاحب کے لیے بہت بڑی درد سر ہے۔ پیپلز پارٹی نے جو ووٹ ہے وہ بجٹ کے اوپر تو دینا ہی دینا ہے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ ان دونوں کے درمیان جو ایگریمنٹ ہے اس کا بنیادی ضامن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس موقع پر کسی بھی طور پر وفاقی بجٹ کو نظر انداز نہیں کر سکتی، اور اس بات کو تو وہ بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتی کہ حکومت بجٹ پاس کرانے میں ناکام رہے۔ لہٰذا بجٹ کے اوپر پیپلز پارٹی کا ووٹ آنا اپنی جگہ پر لازم ہے، لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی اپنی پولیٹیکل پوزیشن کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اپنی پارلیمانی پوزیشن کو یا پارلیمانی اثر و رسوخ کو استعمال کرنے یا مسلم لیگ نون کے اوپر پورا وزن ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے لیے شہباز شریف صاحب نے سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب ان سے مدد کی درخواست کی ہے، اور جو نواز شریف صاحب ہیں وہ عید کے دوسرے دن سے ہی جو ہے وہ لاہور سے روانہ ہو گئے تھے، اور وہ اس وقت مری میں موجود ہیں۔ آج بجٹ سیشن سے پہلے نواز شریف صاحب پنجاب ہاؤس آئے ہیں، اور پنجاب ہاؤس میں ان کی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اہم ترین لوگوں کے ساتھ۔ البتہ وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے آج ملاقات متوقع ہے، لیکن یہ ملاقات جو ہے بلاول بھٹو کی ملاقات سے بالکل بعد میں ہوگی، اور بلاول بھٹو کے ساتھ ہونے والے جو بھی معاملات ہیں اس کے بعد نواز شریف صاحب کو اعتماد میں لے کر ان سے حتمی رائے طلب کی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ کوئی گنجائش اگر مریم نواز کے موقف سے میں بنائی جا سکے تو اس سے ان کو اپنے معاملات کو سنبھالنے میں کچھ آسانی ہو سکتی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب بھی کسی بھی طور پر پنجاب کی پولیٹکس میں ایون خود جناب شہباز شریف صاحب کے کسی بھی رول کو برداشت نہیں کر رہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ
पंजाब की बेस के ऊपर ही पॉलिटिक्स की है, पंजाब में परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर ही मरकज़ में अपनी हुकूमत बनाई है। लिहाजा पंजाब के ऊपर मुस्लिम लीग नून किसी भी तरीके का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती, और ये इशू इस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ, उस मुलाकात में जनाब नवीद कमर साहब और शाजिया मरी साहिबा ये बिलावल भुट्टो साहब के साथ मौजूद थी, जबकि वज़ीर आज़म साहब के वक्त में जनाब इसहाक डार साहब और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब भी शामिल थे। इस मुलाकात में पीपल्स पार्टी के लिए कुछ विन विन सिचुएशंस के लिए ऑफ़र्स की गई हैं, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी को ये बात कही गई है कि जनाब आपने अगर अवाम में अपना इमेज बेहतर करना है तो हमने कुछ फ़ैसले लिए हैं, आप इन फ़ैसलों का ऐलान कर सकते हैं। ख़ास तौर पर सरकारी और निजी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर बजट तजावीज़ में जिस टैक्स का निफाज किया गया था उस पर नज़र सानी की जा रही है, और पीपल्स पार्टी पब्लिक में जाकर इस बात का ऐलान कर सकती है कि ये जो नज़र सानी है ये पीपल्स पार्टी के दबाव पर की जा रही है। लिहाजा पीपल्स पार्टी इस शर में से अपने लिए कुछ खैर हासिल कर सकती है, और इसके साथ साथ गैर सरकारी सतह पर पंजाब में जिस हद तक पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट किया जा सकेगा उसके हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने उनको ये यकीन दहानी कराई है कि जनाब हम इस हवाले से अपना रोल प्ले करेंगे, मरियम साहिबा से भी बात करेंगे और नवाज शरीफ साहब से भी बात करेंगे। बजट से चूँकि ये 10 दिन का सेशन है बजट का, तो इस दौरान पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन को इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि बजट की हतमी मंजूरी से पहले नवाज शरीफ साहब से बात करके इस मसले को फाइनली सेटल करने के लिए जो भी कोशिशें हैं वो करने के बाद आपको हतमी तौर पर आगाह कर दिया जाएगा, ताकि आपको जो है ना वो मुकम्मल तौर पर अकोमोडेट किया जा सके मरकज़ के अंदर। अब देखना ये है कि ये जो इस वक्त की सिचुएशन बनी है मरीम नवाज़ के स्टैंड लेने के बाद, क्या मुस्लिम लीग नून इस स्टैंड को अफोर्ड कर सकती है, और क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में जो पावर शेयरिंग का फार्मूला था उस पर अमल दरामद ना होने पर वो तमाम लोग जो इस एग्रीमेंट के गारंटर थे वो क्या इसके ऊपर अमल दरामद कराने में अपना कोई रोल प्ले करेंगे? इस सवाल का जवाब आने वाले 10 दिन में ही मिलेगा, और देखना यह है कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। फिलहाल मरियम नवाज लचक दिखाने के लिए, अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए किसी तौर पर तैयार नहीं है, और ये खुद शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।